आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को यह भी बात बताना चाहता हूं, वो अरावली को लेकर के जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं गहलोत साहब आपसे कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए कि आपने 2002 का पेपर भी मेरे पास है कि आपने किस तरह से किया है, और मेरे पास 2000 आपके कार्यकाल में किस तरह से हुआ है, और 2010 का पेपर भी मेरे पास है। आपने क्या परिभाषा की, हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने समय में 700 पट्टे दिए थे, 1000 से पर आपने लीज दी थी, उनको कैसे दी ये भी हम जानते हैं। अरे काम करने वाले तो वो होते हैं, आपने हमारे ब्रज 84 कोस में आपने खनन पट्टे दिए थे। हमारी सरकार जब 2003 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने उन पट्टों को निरस्त करने का काम किया। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम ब्रज से आते हैं, गिरिराज गोवर्धन पर्वत हमारे पूज्य हैं और वो ब्रज में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के एक एक भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग झूठ का पुलंदा बना करके कहते हैं, कांग्रेस के लोगों पर कुछ नहीं है, जब भी आते हैं कोई ना कोई गलत सप्पू का छोड़ करके काम करते हैं। आपने देखा होगा सीएए पर किस तरह का बसूका छोड़ा, अब ये बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कह रहे हैं वोट चोर। अरे वोट चोरी तो आपके कर्म से हुए हैं, आपने जिस तरह के कर्म किए हैं, आने वाले समय में देखते जाइए क्या होता है। कांग्रेस के लोग कहीं नहीं मिलेंगे पूरे देश के अंदर से, आप देख रहे हो किस तरह से वो निकलते जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? जिस प्रकार आपने सीसी को खत्म किया है, मेरा मुख्य आरोप आप पे ये है, सेंट्रल एम्पावर कमेटी जो 2002 में बनी थी, उसको आपने 21 साल बाद में 2023 में समाप्त कर दिया। वो कमेटी इतनी पावरफुल थी कि पूरे देश के जो एरियाज हैं सब लोग एक कॉन्फिडेंस रखते थे उसके अंदर, और सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती थी। दुर्भाग्य से आपने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, और आपने वही सीसी नाम देके अपने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी बना दिया, जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो रिपोर्ट देती है, नॉमिनेशन भी आप करते हैं, मेंबर रिपोर्ट देती है आपको, और आपके ऊपर है कि आप उस रिपोर्ट का क्या करें। उसी से शक पैदा हो गया कि आपकी मंत्रालय का, आप सबका जो है, जो विश्वास डगमगाना लग गया, क्योंकि एक ऐसी कमेटी ऐसी कमेटी थी वो जो किसी की नहीं सुनती थी। उस कमेटी के आधार पे तो जनार्दन रेड्डी जी एक थे मंत्री कर्नाटका के, उनको जेल जाना पड़ा, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, इतनी पावरफुल कमेटी थी। आपने उसी को समाप्त कर दिया, तब भी शक पैदा हो गया। और आपने जो अभी सरिस्का के साथ अन्याय किया है, सरिस्का का जो प्रोटेक्टेड एरिया, उसको आपने समाप्त करने के लिए जो चाल चली है, और जिस प्रकार से आपने आनंद फानन में जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था वो, उसको जो बदलने का प्रयास किया जिससे कि वहाँ माइनिंग शुरू हो सके। मैंने सुना था 50 माइन्स थी वहाँ पर, उसके कारण और लोगों को वहाँ कई तरह के संदेह पैदा हुए। बल्कि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मिस्टर राठौड़ नाम के व्यक्ति ने तो पीएमओ में शिकायत की थी कि बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पर सरिस्का के अंदर। ये नौबत क्यों आई आपके रहते हुए? आपके रहते हुए नौबत क्यों आई? 24, 25, 26
जून को, इसी 26 जून को 2025 के अंदर 3 दिन में ही राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई और नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट की जो कमेटी होती है उसके अंदर ही पास हो गया। और उसके बाद में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसने भी ठप्पा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। आप सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार कमेंट किए आपके ऊपर, आपके ऊपर मतलब आपकी मंत्रालय के ऊपर 6 अगस्त को ही, 6 अगस्त को जो कमेंट किए हैं वो एक प्रकार से आपको सोचना समझना पड़ेगा कि नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है बुरी तरह से और उसको रोक दिया है। उसी से मालूम पड़ता है कि जो आरोप करप्शन के लगते थे और ज़्यादा पुख्ता हो गए। मैं भी राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा हूँ 3 बार। मुझे मालूम है कि फॉरेस्ट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जितने भी मामले होते हैं उसमें दिन नहीं, महीने नहीं, कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है उसकी कार्रवाई होने के अंदर। इतना स्ट्रिक्ट कानून है पर्यावरण के और फॉरेस्ट के और आपके माइनिंग के, और अब 3 दिन में पूरी फाइल चला करके रिकमेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जनता इन बातों को समझती है और कृपा करके आप भ्रम फैलाना बंद करें। आप और आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर 6 पेज का आप प्रेस नोट जारी कर रहे हो अरावली को लेकर के। अरे 6 पेज का, अरे अगर तथ्य हो, सच्चाई हो, 1 पेज सफिशिएंट होता है, 1 पेज ही। तो 6 पेज में आपका कल देखा कि प्रेस नोट आ रहे हैं, इसलिए मतलब आप गिल्टी कॉन्शियस है और जनता आपको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। आज मेरे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब भी आपसे इस अरावली के मामले में रूबरू होंगे। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपनी बात कहेंगे, आपके सवालों का जवाब भी यथासंभव हम लोग देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, उनकी स्वायत्तता को खत्म करना और केवल जो माफिया हैं उनके हित के लिए कार्य करना, ये इनकी नीति रही है। और मैं जो खुलासा करूंगा आपको, मैं समझता हूं कि समझाने में मैं कामयाब रहूंगा कि ये किस तरीके से संगठित गिरोह के रूप में इस देश की खनिज संपदा को लूटने के लिए काम कर रहे हैं। जो नया ताजा मामला आया है कि अरावली को ही लूटने का षड्यंत्र इन्होंने पूरा कर लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार के दबाव से दिलवाई है, उसके बाद में यह स्पष्ट हो गया है कि खनन माफियाओं के लिए उन्होंने, उसके बाद में यह स्पष्ट हो गया है कि खनन माफियाओं के लिए उन्होंने 90% हमारी अरावली, जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए पर्यावरण हो, चाहे धूल भरी आंधियों से हमें बचाने की बात हो, चाहे हमारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों की पशुधन की आजीविका के रूप में वो लोग बाग इसका काम लेते हों, उनके सबके ऊपर कैंची चलाने का, हथौड़ा चलाने का काम किया है।
अब इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी, यानी खनन माफियाओं के हवाले कर दी जाएगी। ये प्रयास काफी दिनों से इनके द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन अब सोची समझी साजिश के तहत केंद्र में राजस्थान से अलवर से जीते हुए माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी को मंत्री बनाना, वहीं से अलवर से ही संजय जी को उनका मंत्री बनाना, और एक पर्ची से अनुभवहीन व्यक्ति को सत्ता सौंपना, जिससे वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सके और राजस्थान के साथ में न्याय नहीं कर सके। जो केंद्र करे, जो मनमानी करे, उस मनमानी में हंसकर के सहयोग करे, इस तरीके की व्यवस्था यहां पर राजस्थान में कर दी गई। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज राजस्थान में माइनिंग मिनिस्टर शायद मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री शायद मुख्यमंत्री जी हैं, और वन पर्यावरण मंत्री केंद्र के राजस्थान से हैं। तो इन्होंने मिलकर के एक षड्यंत्र किया और इस पूरी की पूरी अरावली को, जो हमारी आस्था, हमारी जीवन रेखा, उसको खत्म करने की दिशा में ये लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये कहना है कि 0.191 में ही खनन होगा, लेकिन ये भूल रहे हैं कि 68,000 एकड़ विशाल क्षेत्र खनन माफियाओं के हवाले करने की इन्होंने तैयारी कर ली है। जो जवाब आ रहा है वो खनिज मंत्री का नहीं आ रहा है, जवाब आ रहा है अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र जी राठौड़। अरुण चतुर्वेदी जी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये स्वायत्त शासित संस्था है, इसमें राजनीति का हस्तक्षेप न कभी रहा है, न कभी रह सकता, न हो सकता है। एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जब से ये बने हैं तब से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2431 में कि ये स्वायत्त शासित संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष पंचायती राज और नगर निकाय के लिए वित्तीय व्यवस्था की सिफारिश राज्य सरकार को करता है। जब वो ही राजनीति करने लग जाएगा तो फिर ये नीचे की संस्थाएं कैसे पारदर्शिता के साथ में काम कर सकेंगी, उनको न्याय कैसे मिलेगा। और एक राजेंद्र जी राठौड़ साहब जनता में अपना विश्वास नहीं जीत पाए और अब प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गैर कानूनी, जन विरोधी नीति, योजना और कार्यों को जस्टिफाइड करके अपनी समय व्यतीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको जस्टिफाइड कर रहे हो। 68,000 एकड़ विशाल खनन क्षेत्र आप हमारा दे रहे हो। संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ मिलकर अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन
कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के 2023 के संकल्प पत्र में था। आज इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के इसको अवैध खनन कॉरिडोर बनाने का काम ये लोग बात कर रहे हैं। खनन माफियाओं से मिलकर के चंदा लो, जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी के छापे डाल करके लिए थे, वैसे अब इनसे चंदे लो और अवैध माइनिंग करवाओ या माइनिंग अरावली को पट्टे दो। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज पट्टे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी इनको ऐसी क्या नौबत आ गई। पहले भूपेंद्र यादव साहब ने प्रयास किया जो सीटीएच के एरिया को बदलने का, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ लगाई, करारा तमाचा उनकी इस साजिश के ऊपर लगाया, वापिस बैठ गए और अब ये लेकर के आए। ये सनातन की बात करने वाली सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन की बात करती है, लेकिन आप देखिए कि अरावली में जहां ये परमिशन दे रहे हैं वहां पर ऐतिहासिक देव स्थल बने हुए हैं। परशुराम महादेव पाली, हर्षनाथ भैरव सीकर, पांडुपोल हनुमान, नीलकंठ महादेव अलवर सरिस्का, गलता, खोले का हनुमान जी, एकलिंग जी, ऋषभदेव उदयपुर, लोहागरल झुंझुनू और दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, सबका भूगोल मिटाने के ऊपर तुले हुए हैं और सनातन की बात करते हैं। ये सारे मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे लिए वहां पर भगवान विराजते हैं, हम भगवान वहां मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनको सबको समाप्त करने की दिशा में केवल पैसा और पैसे से दुरुपयोग करके सरकारें बनाना और बनी हुई सरकारों को गिराना, इसके लिए इनको पैसा चाहिए। मैं समझता हूं कि जो सीसी सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी जो इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। इन्होंने भी सरकार की कठपुतली बनाने का काम इन्होंने कर दिया है। आज भी भीलवाड़ा हो, भरतपुर हो, झुंझुनू हो, अलवर हो, माफिया बेखौफ होकर के अवैध खनन कर रहे हैं। सरकार कान में रुई देकर के बैठी है, इनसे अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है और अवैध खनन को वैध करने का और आगे भी खनन माफियाओं को प्रश्रय देने का इन्होंने एक कार्य किया है, जिसकी पूरे प्रदेश के जनता में आक्रोश है। विशेष रूप से जनजी, वो वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसने नेपाल में भी क्रांति ला दी। वो वर्ग ये कह रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप अरावली को खत्म कैसे कर सकते हो। आप समझिए इनकी बात को कि एक 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है और दूसरी पहाड़ी के बीच में अगर 501 मीटर की दूरी आ गई तो बीच का सब कुछ खा जाएंगे। अब आप समझिए कि बीच बीच में टापू टापू से बनेंगे क्या, बीच में खनन होगा तो क्या उन 100 मीटर की पहाड़ी को खनन माफिया छोड़ देगा क्या। इनके ऐसी क्या भूख आ गई कि इन्होंने हमारे राजस्थान की आस्था, जीवनदायिनी, जीवन रेखा,
जो पहाड़ नाम नहीं है, ये भगवान के रूप में हम लोग पूजते हैं, उनको भी ये लोग बाग नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदर्शन इतना बड़ा है, और एनसीआर में तो आप देख सकते हो, दिल्ली भिवाड़ी तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, और वहां पर अब इस अवैध खनन से और अरावली को खोदने से कितना प्रदूषण होगा, इसकी आप कल्पना करो तो भी रात को नींद नहीं आती है। सिलिकोसिस की बीमारी से आज तक कोई इलाज नहीं कर पाए, लोग मर रहे हैं 30 साल, 40 साल, 35 साल की उम्र में। हमारी बहनें विधवा हो रही हैं, और इनको इस बात के इलाज की परवाह नहीं है। फिर कैसे खनन करें, मरने वाला मरे। लेकिन ये जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इनकी बहुत ही घटिया मानसिकता है, राजस्थान के प्रति अन्याय है, ये मैं कहना चाहता हूं। इनकी अगर मंशा ठीक होती तो जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको रोक दिया था कि सीजीआई के बगैर नहीं हो सकता, तो ये कानून लेकर के आ गए। आज अगर इनकी मंशा ठीक है और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हम क्या करें, तो क्या इसके लिए कानून नहीं ला सकते? जब शिक्षा नीति को बर्बाद करने के लिए नई शिक्षा नीति ला सकते हैं, और काम का अधिकार जो यूपीए सरकार ने दिया था उसको खत्म करने के लिए मनरेगा को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं कानून को, और राइट टू फूड जो अधिकार यूपीए सरकार ने दिया था उससे गरीबों के नाम काट सकते हैं। उस योजना को कमजोर करने के लिए नोटबंद कर सकते हैं। तो क्या ये काम नहीं कर सकते? क्या इसके लिए कानून नहीं ला सकते? लेकिन इनके तो खुद के ही लाल पड़ रही है। हमारे एक कहावत है कि भाई जी बीन के ही लाल पड़े ना जन्नती के करे, के बीन के ही लाल पड़े तो जन्नती के करे। तो इनके खुद के खनन करने की जब लालसा है तो इनको कानून की परवाह क्यों आएगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। कहने को 19 जिलों में इतना आक्रोश है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हम ये नहीं होने देंगे, जनता में जन जागरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम सबको साथ लेंगे। केवल कांग्रेस का पार्टी की तरफ से हम कार्यक्रम करें वो अलग बात है, लेकिन पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनता के साथ मिलकर के, सबको साथ लेकर के हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमने तय किया है कि अभी हमारा मनरेगा का जो स्वरूप चेंज कर दिया, काम का अधिकार का कानून एक तरीके से खत्म कर दिया, तो उसका कार्यक्रम चल रहा था। जल्दी हम जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और मंडल और बूथ और नगर कांग्रेस कमेटियां, उन सब में पहले कांग्रेस पार्टी के कैडर को सक्रिय करके जन जागरण अभियान चलाएंगे, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर हमारे प्रदेश की हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो प्रमुख नेता 20-25 उसमें शामिल होते हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुलाएगी, और बुला करके इन 19 जिलों में किस प्रकार से जन जागरण करके इस अरावली को बचाया जाए, केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए कि ये वापस कानून ला करके या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाल करके इस फैसले को तुरंत बदलवाएं। इसके लिए
हम एक विस्तृत कार्य योजना हम लोग आपके सामने दोबारा रखेंगे, क्योंकि पहले हम हमारे कैडर को एक्टिव करके उनके माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को जगाएं, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, तो कोर कमेटी की हमारी बैठक बुला करके एक सामूहिक कार्य योजना बना करके सबको साथ लेकर के हमारे वरिष्ठ, चाहे वो अशोक गहलोत साहब हों जो आप देख रहे हैं काफ़ी मुखर हैं, उन पे भी कई तरह की बातें ये लोग बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जानबूझ के इस विषय को साजिशन खोल करके इस अरावली को खनन माफियाओं के हवाले करने का काम कर रहे हो, किया है, इसलिए जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इसके बारे में पूरी तरीके से संतोषप्रद जवाब नहीं दें, तब तक हम लोग जन आंदोलन बनाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे और आपके सामने हमारी कार्य योजना जल्दी सामने आएगी कि किस प्रकार हम लोग, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों ने नर्मदा बचाओ यात्रा का कार्यक्रम किया था, उसी तरीके से उसी तर्ज के ऊपर अरावली बचाओ यात्रा करें या दूसरी बात करें, ये बात हम तो कुछ ही दिन में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद में आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि अरावली को बचा के रहेंगे, अरावली को बर्बाद नहीं होने देंगे। और ये जो सनातनी बात करने वाले लोग केवल राजनीतिक करने के लिए, वोट के लिए काम कर रहे हैं, इनको पूरी जनता में एक्सपोज करेंगे। एक भी मंदिर के ये लोग बाग हाथ नहीं लगा पाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। चाहे आजादी के समय हमारे लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, उस तरीके की भी तानाशाही अगर ये करेंगे तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और विशेष रूप से अरुण चतुर्वेदी जी जो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है पार्टी के द्वारा। संवैधानिक पद पे, संवैधानिक संस्था में जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वयंशासित संस्था है, वो भविष्य में मेरा आग्रह है कि भाजपा के प्रवक्ता ना बने। ये मर्यादाओं का उल्लंघन है, संवैधानिक व्यवस्था के भी खिलाफ है, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी मैं जूली साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें, फिर जो आप सवाल कोई पूछेंगे तो उनका भी हम जवाब देंगे। मैं टीकाराम जूली साहब से निवेदन करना चाहता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष जी, रफीक जी, आमीन जी, चचान साहब, मेयर साहब, हमारे एमपी साहब, हाकिम जी, स्वर्णिम जी, सभी पत्रकार साथियों, ये इशू बहुत गंभीर हो चला है और अब इससे आम जन भी जुड़ गया है। मैं अपनी बात पहले भी कई बार इस विषय को लेकर कह चुका हूं। मैं कल मुख्यमंत्री जी का एक जो बयान था उसको मैं कोट करके कहना चाहूँगा कि कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अरावली का मैं कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। तो मैंने कहा, कल मीडिया में भी कहा था मैंने कि मैंने कहा ऊपर वालों से पूछ लिया क्या आपने? पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिना पर्ची के आप बोले हो और आप अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। तो इसके लिए आप क्या राजस्थान में कोई ऐसा प्रावधान लेके आएंगे या भारत सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे और इसके लिए कानून कुछ अलग बनवाएंगे? क्योंकि जो कानून अब लागू कर दिया दिल्ली ने, तो उसका विरोध करेंगे, क्या करेंगे ये स्थिति भी अपनी स्पष्ट करें। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब तक जो है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, कभी चतुर्वेदी जी को, कभी राजेंद्र राठौड़ जी को, इनको ही आगे कर रहे हैं। खुद अभी तक इसमें स्पष्ट रूप से अपनी बात उन्होंने नहीं कही है।
तो मैं सभी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसमें अपनी राय स्पष्ट करें कि कल जो आपने भाषण के अंदर कही है कि मैं अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, वो किस प्रकार से आप उस पर रोक लगाएंगे, राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव जी जो कि हमारे अलवर से ही आते हैं, मैंने कल भी बताया था कि उन्होंने सरिस्का के साथ जो 50 से अधिक माइंस हैं जो सरिस्का के सीटीएच की वजह से बंद पड़ी हुई है काफी समय से, उनको खोलने के लिए, उनको राहत देने के लिए सरिस्का का सीटीएच एरिया ही चेंज करा दिया था। वापस उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और वापस अब उस पर आपत्तियां मांगी जा रही हैं। तो इनकी मंशा पहले दिन से साफ है कि ये राजस्थान की संपदा को अपने मित्रों को देना चाहते हैं और उस पूरे प्रकरण के अंदर इन पे करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ों रुपए के आरोप भी लगे। खुद इनकी पार्टी के लोगों ने इस चीज को लेकर शिकायत भी की है। वहां के एक माइंस ओनर ने भी शिकायत की है पीएमओ को। तो जो इरादे इन लोगों के हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए ये पूरा अभियान चल रहा है। और भूपेंद्र यादव जी ने जो बताया कि मात्र 0.17 इस प्रकार का कोई एरिया वो खोलने की बात कर रहे हैं, उसी से ही 68,000 हेक्टेयर एरिया बनता है। तो इतना एरिया खुलने के बाद में क्या हालत राजस्थान की होगी, ये भी मैं पूछना चाहता हूं इनसे। ये दिल्ली का AQI लेवल 500 से कम करने के लिए तंदूर तक बैन कर रहे हैं, तंदूर तक। निर्माण कार्य कोई बेचारा अपना मकान बना रहा है वो भी ये बंद कर रखा है इन लोगों ने। अलवर में भी बंद कर रखा है क्योंकि अलवर NCR में आता है। तो जब ये सारी चीजें आप बंद कर रहे हो, गाड़ियां बंद कर रहे हो, मकान बंद कर रहे हो, तंदूर बंद कर रहे हो, तो 68,000 हेक्टेयर का एरिया खोलने के पीछे क्या मंशा है आपकी, ये भी हम जानना चाहते हैं। पूरे देश के सामने जब एक संकट इस प्रकार का खड़ा हो गया पोल्यूशन का, और पूरी दुनिया बार बार जलवायु परिवर्तन पे बैठ के कर रही है, और ये रिसर्च में भी ये साबित हो गया कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो टेम्परेचर को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कि नहीं तो गर्मी में टेम्परेचर 70 डिग्री तक चला जाएगा। और जहां राजस्थान में पानी नहीं है वह वाटर रिचार्ज का काम भी है अरावली की पहाड़ियां कर रही हैं। तो आपकी जो मंशा है, जहां हम अरावली को अपनी माता मानते हैं, लाइफलाइन मानते हैं, राजस्थान के फेफड़े मानते हैं, धार्मिक आस्था के सारे बड़े बड़े मंदिर अध्यक्ष जी ने अभी बताया आपको, वो सारे इस अरावली माता की गोद के अंदर है। तो आप किस प्रकार से इसका चीर हरण करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, क्यों आप राजस्थान की संपदा को लुटाना चाहते हैं? मेरा आप पे आरोप है, मुख्यमंत्री जी पे भी आरोप है कि वो चुप क्यों हैं। आप अपने उद्योगपति मित्रों को राजस्थान की सारी संपदा लुटाना चाहते हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आगे आपके जो भी क्वेश्चन है माननीय अध्यक्ष जी और हम आपके बीच में। अध्यक्ष जी, 19 जिले की आप बोल रहे हैं, 19 जिले की आप अभी बोल रहे थे, 19 जिले से हम प्रोग्राम डिसाइड करेंगे, तो कब तक प्रोग्राम ये आ जाएगा? आपका मैंडेट अभी बताया ना। कांग्रेस पार्टी के तमाम संगठनात्मक ढांचे में आज ही हम कार्यक्रम जारी कर देंगे, और 2-3 दिन में सुविधानुसार हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक बुला करके किस रूप में सबको साथ लेकर के ये लड़ाई लड़ी जाए,
इस दिशा में हम लोग कोई ठोस कार्य योजना बना करके आपको 5-7 दिन के अंदर बताएंगे। भाजपा का कहना ये है अध्यक्ष जी कि मैं तो अपनी ओर से, चाहे केंद्र की हमारी सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मैं वही कुछ कर रहा हूँ जो कांग्रेस करके गई, उसमें खाली थोड़ा सा संशोधन कर लेता हूँ, बाकी अपनी तरफ से तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। फिर भी कांग्रेस इतना क्यों हल्ला कर रहे हैं? उन्हीं के कामों को तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चंदा दो पहाड़ लो, ये बीजेपी है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापे डालो और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लो। ये जो खनन का काम करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड, 226 करोड़ बीजेपी को दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट 22 करोड़ दिया है। द रेमको सीमेंट्स 25 करोड़ दिया है। जेके सीमेंट 15 करोड़ दिया है। बंडर सीमेंट 10 करोड़ से अधिक दिया है। भाई साहब, हमने किया होता ना तो ये धरती और आसमान एक कर देते। ये तो कुछ ना किए ही करते हैं, कुछ ना किए ही बदनामी की बात करते हैं। आप बताओ, पेपर लीक में मगरमच्छ पकड़ेंगे, किसको पकड़ा इन्होंने? है कोई? जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। कितने आईएएस जेल में गए, कितने के ऊपर इन्होंने परमिशन दी, कितने लोगों को क्या क्या भ्रष्टाचार में इन्होंने कार्रवाई की। पिक एंड चूज चल रहा है। और सुनना मेरी बात, जो आईएएस अफसर है ना, ब्यूरोक्रेट्स, केवल कमीशन ही नहीं, प्रोजेक्टों में हिस्सा ले रहे हैं और धमका के ले रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है, काम कराना तो ये काम करना पड़ेगा। यहां पर जयपुर के अंदर कितनी सील की गई भवन बिल्डिंग और कितने को खोला गया, और सांगानेर विशेष का ही अगर डाटा दे देंगे तो पोत चौड़े आ जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है, केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबी हुई है और इस तरीके के खेल करती है जिससे उनका राजस्थान और राजस्थान के अस्तित्व, राजस्थान का मान सम्मान, उससे जनता के भावनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं तो क्लियर कट व्यापारी हूं, तो उनकी पर्ची क्लियर कट व्यापार के लिए आती है कि फायदा किस में। ये जो आप चंदे की बात कह रहे हैं, ये किसको दिया गया और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी तो भाई साहब, या तो बीजेपी का जो चिट्ठा है जिसमें आया है उसमें पता चले। मेरे पास जो रिपोर्ट है, अगर गलत है वो सुबह अरुण चतुर्वेदी जी तो अब कैसे करेंगे, और हमने तय किया है कि अरुण चतुर्वेदी जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इसलिए उनका मान सम्मान रखते हुए वो कभी भी कोई भी प्रेस में बात करेंगे तो कांग्रेस के हम लोग उसका कोई जवाब नहीं देंगे। ये सब बोलते कहां से हैं? आप इतना लंबा चौड़ा देते हैं? कौन? बीजेपी नहीं देती ये? अरे भाई साहब, डाटा का तो भंडार हूं मैं। डाटा तो जब नियति ठीक हो दे दूंगा भाई साहब। राजस्थान की जीवन रेखा का विनाशकाल, 100 मीटर का नियम अरावली का डेथ वारंट, जल जंगल और जमीन का विषैलीकरण, अमृतकाल में घुलता जहर, सिलिकोसिस मजदूरों की सांसों का सौदा, ये सारी चीजें हैं भाई साहब, लंबी चौड़ी चीजें। कांग्रेस में भी यही है, बीजेपी में भी यही है। कौन? जो व्यापारी तो यही माइनिंग वाले, कौन? जो व्यापारी है, कांग्रेस ने किया तो नहीं। एक बात बताओ, पहले जब ये सरकार बनी थी, पहले 10 दिन के अंदर सघन अभियान अवैध माइनिंग को लेकर के चला गया कि नहीं चला गया?
अब क्या चल रहा है 10 दिन बाद में? सब सेटिंग हो गई, मंथली तय हो गई, और बस सोफे वाले कमरे में बैठा करके चाय नाश्ता कराते हैं। चाय पे लस्सी, लस्सी पे कॉफी। ये सुना नहीं हमने, चाय पे लस्सी, लस्सी पे कॉफी, लेकिन यहाँ राजस्थान में होता है। बीजेपी का जो गवर्नमेंट का सर एक जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग सर रेवेन्यू उनको बढ़ानी है हर चीज में। माइनिंग भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको देख रहे हैं कि उसमें रेवेन्यू इनको इंक्रीज करनी है। इस साल की जो एस्टिमेटेड माइनिंग का रेवेन्यू वो देख रहा है 12,980 करोड़। एफआरपीएम इस साल टच करेगा 36 पॉइंट समथिंग, यानी कि 4% आप बचोगे। अब इसके अकॉर्डिंग सर ये जो सारी एक्सरसाइज जो हो रही है उनके अकॉर्डिंग कि हमें माइनिंग के लिए कोई ना कोई ऐसे एवेन्यूज तो बनाने पड़ेंगे जहां पर हमारा रेवेन्यू शॉर्ट अप हो, ताकि हम एफआरबीएम की जो लिमिट को टच करने वाले हैं उससे हम थोड़ा सा बचें। कोई आदमी अगर भूखा रहे तो अपने माँ बाप को बेच करके तो अपनी पेट की आग नहीं बुझा सकता। क्या ये नियम है? क्या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनको जो भ्रष्टाचार है, अवैध माइनिंग है, अवैध बजरी दोहन है, उनको नहीं बढ़ाना चाहिए? जो माइनिंग हो रही है, लीगल पट्टे हैं, वो भी 90% अवैध माइनिंग कर रहा है। आज बजरी में 7 सीआई को सस्पेंड किया। ये खेला आज नया है क्या? 2 साल से चल रहा था। कितने एसपी पे कार्रवाई की, कितने आईजी पे कार्रवाई की, और क्या ये 7 सीआई अकेले ही अवैध माइनिंग के व्यापार में संलिप्त थे? अब 11 हो, ये तो 1100 भी कम पड़ जाएंगे। और इनके मंत्री आएंगे, इनके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट आएंगे, एसपी आएंगे, आईजी आएंगे, और मुख्यमंत्री जी खुद इस जद में आ सकते हैं, क्योंकि वो खुद खान मंत्री हैं। तो जब खुद मुख्यमंत्री खनन मंत्री हो और खनन में घोटाला हो रहा हो, तो फिर जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे? जनता पूछना चाहती है, जवाब दें मुख्यमंत्री जी। किसको? तो भाई साहब, कोर्ट भी सेटिंग कर ली इन्होंने। ये पंचायत राज के चुनाव 5 साल से 6.5 साल हो गए। हम यहाँ कोर्ट में गए, 12 महीने फैसला नहीं दिया, फिर कहा अप्रैल तक का समय दे दो। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बेचारे नहीं करा सकते, अभी अपरिपक्व मुख्यमंत्री है, दे दो अप्रैल तक का समय। और मैं लिख के दे रहा हूं, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव नहीं करा सकते। अभी एक मजेदार बात बताता हूं, जो इनका पंचायती राज के, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के और जिला परिषदों के वार्ड के प्रकाशन का दिन है, वो आज समय सीमा समाप्त हो रही है। 8 तारीख का आदेश निकाला था, 2 सप्ताह का समय दिया था, आज आखिरी दिन है। और जो पंचायतें, पंचायत समितियां बनाई गई, उनमें सैकड़ों गलतियां हैं। गांव के नावों की भी हैं, गांव उल्टे सीधे भी जोड़ दिए, कई गांव 2 जगह भी दे दिए, कोई पंचायत नहीं है वो भी कर दिए। उनका संशोधन लेटर भी आज की तारीख तक जारी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अगर मेरे को चैलेंज करें तो मेरे को जवाब दे दें, वो लेटर दिखा दें कि हमने संशोधन जारी कर दिया है। आज हमारी वार्डों के पुनर्सीमांकन की आखिरी तारीख थी, और वो दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि ये कुछ कर रहे हैं। इनके तो भाई साहब है, पोपा भाई का राज है। इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा आपको, क्या खेला कर रहे हैं ये पंचायतों में। इसमें अगर आज बता दूंगा तो फिर आप प्रमुख न्यूज वो कर दोगे। जज की हर ग्राम पंचायत को तोड़ रहे हैं। एक ग्राम पंचायत का एक वार्ड बन रहा है, 2 टुकड़े करो, इधर इस गांव को इधर 7 किलोमीटर दूर ले जाओ, बीच में राजस्व गांव आ गया, उसको मत मिलाओ। ये बीजेपी का वार्ड बनना चाहिए। बीजेपी का कैसे प्रधान बने, प्रमुख बने, इस दिशा में। और मैं आपको बाकायदा ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं कि इस सारी साजिश के पीछे एक हारा हुआ जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि नहीं बन सका, वो जिला कलेक्टरों से बात करता है, किस कैपेसिटी से बात करता है मेरे समझ में नहीं आया। हर जगह साफे ओढ़ रहा है, मैंने पंचायत समिति बना दी,
राजेंद्र राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम तिवारी जी किस हैसियत से राजस्थान के ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का परिसीमन कर रहे हैं, आप बता दीजिए। और जब मुख्यमंत्री के पास लेके जाते हैं तो कोई यार मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो कुर्सी मिल गई, राजेंद्र राठौड़ जाने, अरुण चतुर्वेदी जाने। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान का कोई हो नहीं सकता। लेकिन हम भी जोर क्या करें भाई साहब, आ गई पर्ची, खुल गई लॉटरी, क्या करें। सर मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की डेफिनेशन के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिसर्च में ये पाया कि राजस्थान में 9 जनवरी 2006 से ये 100 मीटर वाला नियम चल रहा है। और इसकी जो सबसे पहले जो एक 2002 में एक समिति बनी थी, उसने जो रिचर्ड मर्फी लॉ था उसको अपना नीति में अपनाया और उसके आधार पर इस कमेटी ने सिफारिश की है। इस पे क्या कहेंगे आप? 2010 में दोनों जगह हमारी सरकार थी, राजस्थान में भी थी और वहां भी थी। लेकिन जो कमेटी स्वतंत्र होती है उसने कुछ भी रिपोर्ट दी होगी, राजस्थान की सरकार में ये मत बना कि ये ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त सूचित किया गया कि राज्य सरकार की मंशा ये है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इन्होंने दबाव बना करके उस स्वतंत्र एजेंसी से दोबारा रिपोर्ट दिला करके सरकार की मंशा के मुताबिक दोबारा दिला करके और फिर किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त नहीं हुआ तो वही काम आप कर लो ना, आप रिव्यू लगाओ, आप उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बेंच की गठन की बात करो, लीगल कोई उसकी बात करो, आप संवैधानिक पीठ को सौंपो, या आप कानून चेंज कर दो, जैसे सीजीआई को इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति से हटाया था वैसे कर दो। अगर आपकी मंशा ठीक है तो कर सकते हो, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। अजय जी, कल मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि अरावली से ना तो छेड़छाड़ होने देंगे ना माइनिंग होने देंगे। क्या उनकी बात पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? वो तो रोजाना कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, और दोनों हाथों से खा रहे हैं लोग, दोनों हाथों से खा रहे हैं उनकी आंख के नीचे, और उनको पता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे तो शक होता है कि कहीं ऊपर से ये पर्ची आ गई, चुपचाप बैठने के लिए कुर्सी देती, ये इस तरह की बातें नहीं करोगे आप। डोटासरा जी, आपने जिन कंपनियों का नाम लिया, वेदांता, श्री सीमेंट्स, अल्ट्राटेक, मंडल सीमेंट्स, क्या ये आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि जो चंदे की आपने बात की उसके एवज में इन लोगों को माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, मेरा ये सवाल ही नहीं था। तो ये आप आरोप नहीं लगा? नहीं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि नहीं, आप सुनो तो सही, आपकी भावना मैं समझ गया। मैं ये नहीं कहता कि ये चंदा नहीं देना चाहिए, नहीं दिया, हो सकता है कांग्रेस को भी दिया होगा, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि ये जो अरावली को खोल करके ये जो लोग राजस्थान के अंदर खनन का काम कर रहे हैं, उनसे बेजा लाभ लेकर के उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। हमारा मकसद केवल और केवल अरावली बचाना है, दूसरा कोई मकसद आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। आपको तो आधे घंटे चाय पिला के ढंग से दूंगा ना। नरेश पूछ रहे हैं। नरेश जी, एक आप बताओ, भूपेंद्र यादव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का केंद्र के लिए आदमी है कि नहीं है? सब जानते हो, लेकिन आपकी मजबूरी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। दूसरी बात, जब केंद्र का मंत्री अलवर का हो और अलवर का ही अगर कोई दूसरा मंत्री उसी विभाग का हो, तो क्या वो उसकी किसी भी बात का विरोध करने में सक्षम है? मैं संजय शर्मा पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन वो तो डमी हो गया ना। अपने डिपार्टमेंट के लिए तो भूपेंद्र यादव करेगा, उसको मानना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं।
क्या जालौर में एक पंचायत ने फैसला दिया है कि अब महिलाओं को मोबाइल जो है स्मार्टफोन अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को इन कुरीतियों को तत्काल रोकना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये मूल अधिकारों का हनन है और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में अगर आप मोबाइल छीन सकते हो तो उनकी आजादी छीनने जैसा है। तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम तो इस खाप के फैसले के साथ में नहीं जा रहे हैं। 26 जनवरी से रोक लगाई है उन्होंने पंचायत में 15 गाँव में। तो इन खापों को बंद करें ना, सरकारी तो करेगी। गृह मंत्री तो सोया पड़ा है यहाँ राजस्थान का, राज्य मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हर व्यक्ति को जो बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं वो समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है। किसी का मोबाइल छीन लो, किसी का कुछ छीन लो, ये गलत बात। मुख्यमंत्री जी प्रवासी सम्मेलन में कहते हैं कि राजस्थान में एक टिकट पर 5 फिल्म देख सकते हैं, सबसे महंगा टिकट फिल्म का राजस्थान में कहते हैं। हम तो भाई साहब 24 देख रहे हैं एक टिकट में 24 पिक्चरें दिख रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और मुख्यमंत्री जी तो क्या भाषण देते हैं भाई साहब। हिंदुस्तान में प्रयोग करना चाहिए, बीजेपी को सब स्टेटों में भेजना चाहिए इनको। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।